आज हम डिकोड करेंगे इग्नू की एमए हिस्ट्री की एमएचआई 108 एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पाठ्य पुस्तक को। ज्ञान या नॉलेज जब हम ये शब्द सुनते हैं तो असल में हमारे दिमाग में आता क्या है बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये। है ना? मतलब क्या ये स्कूल की किताबें हैं या यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हम बस एक क्लिक पर इंटरनेट से निकाल लेते हैं? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? एग्जैक्टली क्या हमारा आज का जो साइंटिफिक नजरिया है, जो डेटा पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, एविडेंस पे टिका है, क्या वही एकमात्र सही तरीका है? या फिर क्या हजारों सालों से हमारे पूर्वजों के पास, हमारे पुरखों के पास प्रकृति को समझने के अपने कुछ अलग तरीके थे? हाँ, और अगर थे तो वो तरीके क्या थे? और आज की दुनिया में जहां हम हर रोज क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल क्राइसिस, इन सब की बातें कर रहे हैं, वो कितने रेलेवेंट हैं? यही वो सवाल हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। आज हम इग्नू की एमएचआई 108 एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की यूनिट 6 को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है वेरीड नॉलेज सिस्टम्स, यानी विविध ज्ञान प्रणालियां। जी। और ये यूनिट इन्हीं सवालों की गहराइयों में उतरती है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान का मतलब शायद एक नहीं बल्कि अनेक हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये यूनिट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अक्सर एनवायरमेंटल हिस्ट्री को कैसे देखा जाता है? ज्यादातर लोग इसे राजाओं की नीतियों या लड़ाइयों या फिर ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियल फॉरेस्ट्री लॉज तक ही सीमित कर देते हैं। सही कहा। लेकिन ये यूनिट एक नया दरवाजा खोलती है। ये बताती है कि पर्यावरण का इतिहास असल में ज्ञान की, नॉलेज की अलग-अलग प्रणालियों का भी इतिहास है। ये एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है। ये हमें ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करती है। उनके बीच जो अंतर है, जो टकराव है और जो संवाद की संभावनाएं हैं, उन सब को समझने में। बिल्कुल। और ये समझ ऐसे के पेपर में या जनरल स्टडीज में, जहां एक गहरी, एक एनालिटिकल सोच की जरूरत होती है, वहां बहुत काम आती है। सही बात है। ये आपको एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देती है। जो आपके जवाबों को दूसरों से अलग और ज्यादा वजनदार बनाता है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल पर आते हैं, सेक्शन 6.2 से। ये नॉलेज सिस्टम यानी ज्ञान प्रणाली आखिर होता क्या है? देखिए, पाठ्यपुस्तक शुरू में ही एक बहुत जरूरी बात साफ करती है क्या? कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का ढेर नहीं है। अच्छा, और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसे यही समझते हैं, अ पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान प्रणाली सिर्फ जानकारी का एक अंबार नहीं है। अ नॉलेज सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क। एक संरचित और आपस में जुड़ा हुआ ढांचा। हाँ, इसे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरह समझिए। एक ऐसा ढांचा जो ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा नहीं करता, बल्कि उसे हासिल करने, अक्वायर करने, उसे व्यवस्थित करने मतलब ऑर्गेनाइज करने, उसे सहेजने यानी स्टोर करने, जरूरत पड़ने पर उसे वापस पाने यानी रिट्रीव करने, और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने, डिसेमिनेट करने, इन सब में सक्षम हो। तो ये तो एक पूरा प्रोसेस हुआ। बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक इसके 5 मुख्य काम बताती है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। 5 मुख्य काम, ठीक है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला आपने बताया एक्विजिशन, यानी ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ज्ञान प्राप्त करना मतलब जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी कहीं से भी आ सकती है। कहीं से भी, अपने अनुभव से, प्रकृति को देखकर, कोई प्रयोग करके या किसी दूसरे इंसान से बात करके। ये नॉलेज सिस्टम का इनपुट स्टेज है। आप दुनिया से कच्चा माल, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा काम है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठित करना। हाँ, अब आपके पास जो सारी बिखरी हुई जानकारी है, उसे एक व्यवस्था देना, उसे एक स्ट्रक्चर में ढालना। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण? बिल्कुल। एक लाइब्रेरी के बारे में सोचिए। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में अगर लाखों किताबें यूं ही जमीन पर फेंक दी जाएं, तो क्या वो किसी काम की हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस कागज का ढेर है। एग्जैक्टली। वो ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि केओस यानी अराजकता है। लेकिन जब एक लाइब्रेरियन उन किताबों को विषय के हिसाब से, लेखक के हिसाब से एक खास क्रम में ऑर्गेनाइज करता है, तब वो लाइब्रेरी एक पावरफुल नॉलेज सिस्टम बन जाती है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के बिना इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉइज है, केओस है। ताकि वो समय के साथ गुम ना हो जाए। करेक्ट। पुराने जमाने में ये स्टोरेज कैसे होता था? ओरल ट्रेडिशंस यानी
मौखिक परंपराओं के जरिए। कहानियों, गीतों, कहावतों के रूप में। हाँ, ज्ञान को ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा जाता था। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स और ग्रंथों का जमाना आया। और आज हमारे पास डिजिटल डेटाबेसेस और क्लाउड स्टोरेज है। तरीके बदल गए हैं, पर फंक्शन वही है, ज्ञान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। ओके। चौथा है रिट्रीवल, यानी पुनः प्राप्ति। जिसका मतलब है कि जब जरूरत पड़े तो उस स्टोर किए हुए ज्ञान को आसानी से और तेजी से वापस पा लेना। ये बहुत क्रिटिकल है ना? बहुत ज्यादा। सोचिए, आपने ज्ञान स्टोर तो कर लिया, पर उसे सही समय पर एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो उस स्टोरेज का क्या फायदा? कुछ नहीं। एक अच्छी लाइब्रेरी वही है जहां आप कुछ ही मिनटों में अपनी मनचाही किताब ढूंढ सकें। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में सर्च इंजिन्स यही काम करते हैं। वो विशाल डिजिटल लाइब्रेरी से सही जानकारी रिट्रीव करके हमारे सामने लाते हैं। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी फंक्शन है डिसेमिनेशन, यानी प्रसार। मतलब ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, उसे फैलाना। बिकॉज नॉलेज इन आइसोलेशन इज ऑफ लिटिल यूज। ज्ञान तभी बढ़ता है जब वो बांटा जाता है। पढ़ाना, लिखना, चर्चा करना। हाँ, और आज के जमाने में कोलैबोरेशन टूल्स, विकीज, ये सब डिसेमिनेशन के ही माध्यम हैं। तो ये 5 फंक्शंस, एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन, ये पांचों मिलकर एक नॉलेज सिस्टम को पूरा करते हैं। ये सिर्फ तथ्यों की एक लाइब्रेरी नहीं है, ये एक जीवित जीव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। ये जानकारी को सांस की तरह अंदर लेता है, जो है एक्विजिशन। उसे पचाता है, जो है ऑर्गेनाइजेशन। ओके। उसे याद रखता है, यानी स्टोरेज। राइट। और उस ऊर्जा का इस्तेमाल काम करने और संवाद करने में करता है, जो है रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन। फैंटास्टिक। ये फंक्शंस तो समझ आ गए। अब इसके कंपोनेंट्स या घटक क्या है? पाठ्य पुस्तक में 4 मुख्य घटकों का जिक्र है। पहला है नॉलेज कैप्चर एंड क्रिएशन, ज्ञान को पकड़ना और बनाना। हाँ, ये एक्विजिशन से ही जुड़ा है, पर थोड़ा और गहरा है। इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि काम की चीजों को निकालकर उसे इस्तेमाल करने लायक ज्ञान में बदलना है। अच्छा, तो ये रॉ डेटा को रिफाइन करने जैसा हुआ? प्रिसाइसली। इसमें एक्सपर्ट इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस जैसी चीजें शामिल हैं। आप रॉ डेटा को रिफाइन करके नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बताइए। एक वैज्ञानिक लैब में पानी के गुणों पर प्रयोग करता है, वो नॉलेज क्रिएट कर रहा है। और एक आदिवासी जंगल में किसी पौधे का औषधीय गुण खोजता है, वो भी नॉलेज क्रिएट कर रहा है। तरीके अलग हैं, पर प्रोसेस वही है। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ज्ञान का संगठन और प्रस्तुतिकरण। यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं, टैक्सोनॉमीज, ऑन्टोलॉजीज, सिमेंटिक नेटवर्क्स। इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? हाँ, ये सुनने में मुश्किल लगते हैं, पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये सब ज्ञान को क्लासिफाई और स्ट्रक्चर करने के तरीके हैं। ओके। टैक्सोनॉमी का मतलब है चीजों को कैटेगरीज में बांटना। जैसे जीव विज्ञान में हम जानवरों को स्पीशीज, जीनस, फैमिली में बांटते हैं। ये एक पेड़ की शाखाओं जैसा है। ठीक है, ये तो सिंपल कैटेगराइजेशन हुआ। हाँ, अब ऑन्टोलॉजी इससे एक कदम आगे है। वो सिर्फ कैटेगराइज नहीं करता, बल्कि चीजों के बीच के रिलेशनशिप्स, यानी उनके रिश्तों को भी डिफाइन करता है। अच्छा, ये कैसे? जैसे वो बताएगा कि कुत्ता एक स्तनपायी है और स्तनपायी एक जानवर है। ये रिश्तों को परिभाषित कर रहा है। और सिमेंटिक नेटवर्क? वो एक मकड़ी के जाले जैसा है, जो दिखाता है कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, भले ही वो एक ही कैटेगरी में ना हो। इसका कोई और सरल उदाहरण दे सकते हैं आजकल की दुनिया से? जरूर। अपनी म्यूजिक प्लेलिस्ट के बारे में सोचिए। ठीक है। टैक्सोनॉमी होगी गानों को रॉक, पॉप, क्लासिकल जैसे जॉनरे में बांटना। ये सिंपल कैटेगराइजेशन है। ये तो मैं करती हूँ। अब ऑन्टोलॉजी वो है जो स्पॉटिफाई करता है। अच्छा। वो सिर्फ जॉनरा नहीं जानता, वो ये भी जानता है कि जो लोग इस रॉक बैंड को सुनते हैं वो अक्सर उस पॉप आर्टिस्ट को भी पसंद करते हैं। वो गानों और कलाकारों के बीच एक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स बना रहा है। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट है। ये ज्ञान को ज्यादा मीनिंगफुल और यूजफुल बनाने के तरीके हैं। समझ गई। तीसरा कंपोनेंट है नॉलेज स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ज्ञान का भंडारण और पुनर्प्राप्ति। ये टेक्नोलॉजी हैवी हिस्सा है। इसमें डेटाबेसेस, नॉलेज रिपोजिटरीज और सर्च इंजिन्स आते हैं। ये वो टूल्स हैं जो ज्ञान को स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस करना आसान बनाते हैं। प्राचीन काल में ये रिपोजिटरी ग्रंथ या पांडुलिपियां हुआ करती थीं। बिल्कुल। और चौथा नॉलेज शेयरिंग एंड डिसेमिनेशन,
ज्ञान साझा करना और प्रसार। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इसमें कोलैबोरेशन टूल्स, विकीज, सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसी चीजें आती हैं जो ज्ञान को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे तक पहुंचाती हैं। ये निरंतर सीखने का, कंटिन्यूस लर्निंग का एक कल्चर बनाता है। ठीक है, तो एक समाज या संगठन के लिए इस पूरे सिस्टम का महत्व क्या है? इसका महत्व सिर्फ जानकारी को मैनेज करने से कहीं ज्यादा है। सबसे पहले, इट लीड्स टू इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। बेहतर निर्णय लेना। बिल्कुल, जब आपके पास स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। दूसरा, इट फॉस्टर्स इनोवेशन। जब ज्ञान आसानी से एक्सेसिबल और शेयरेबल हो तो नए आइडियाज जन्म लेते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। बेस्ट प्रैक्टिसेस और सीखे हुए सबक को शेयर करके व्यक्तिगत और संगठनात्मक दोनों का प्रदर्शन बेहतर होता है। और एक पॉइंट जो पाठ्यपुस्तक में हाईलाइट किया गया है वो है नॉलेज प्रिजर्वेशन, ज्ञान का संरक्षण। एंड दिस इज परहैप्स द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। क्यों? नॉलेज सिस्टम्स किसी भी समाज या संगठन की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को बचाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पीढ़ियों का अनुभव, जरूरी जानकारी और बौद्धिक पूंजी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, समय के साथ खो ना जाए। इसका कोई भारतीय उदाहरण? सोचिए, अगर आयुर्वेद के ग्रंथों को सहेज कर नहीं रखा गया होता तो वो सारा ज्ञान शायद हम तक कभी पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल, ये हमारी सभ्यता की याददाश्त है। इट्स द मेमोरी ऑफ अ सिविलाइजेशन। अब इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को भारत के पर्यावरण इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। हाँ, अब इसे जमीन पर उतारते हैं। भारत के पर्यावरण के साथ इंसानों के हजारों साल पुराने रिश्ते को समझने के लिए हमें इन अलग-अलग नॉलेज सिस्टम्स को समझना होगा। पाठ्यपुस्तक में 4 प्रमुख प्रणालियों की बात की गई है। यस, नंबर 1, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स यानी स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां। नंबर 2, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं। थर्ड कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम्स, औपनिवेशिक ज्ञान प्रणालियां। एंड फोर्थ। मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम्स, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान प्रणालियां। और ये चारों परतें एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। एग्जैक्टली, और ये मिलकर भारत के पर्यावरण के इतिहास को आकार देती हैं। चलिए, पहली प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां, ये क्या हैं? इन्हें ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या TEK भी कहते हैं। TEK ये स्थानीय समुदायों का वो पारंपरिक ज्ञान है जो पीढ़ियों के अनुभव और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से विकसित हुआ है। ये ज्ञान लिखित ग्रंथों में नहीं मिलता। ज्यादातर नहीं, ये समुदाय की यादों में, उनकी प्रथाओं में, उनकी कहानियों में जिंदा रहता है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, ज़ूम कल्टीवेशन, ज़ूम खेती। हाँ, हम अक्सर इसे स्लैश एंड बर्न कहकर खारिज कर देते हैं, है ना? जैसे कि ये एक बहुत ही आदिम और विनाशकारी प्रथा हो। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये वाकई आदिम है? इज इट रियली प्रिमिटिव? पाठ्यपुस्तक तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पाठ्यपुस्तक कहती है कि ये आदिवासी समुदायों की एक बेहद जटिल और सोफिस्टिकेटेड प्रणाली है। अच्छा, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। चलिए इसे कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले समुदाय जंगल के एक छोटे से हिस्से को, एक पैच को साफ करता है। साफ करने का मतलब सारे पेड़ काट देना? नहीं, यहीं पर गलतफहमी होती है। वो बड़े पेड़ों को नहीं काटते, सिर्फ नीचे की झाड़ियों और लताओं को हटाते हैं। ओके। फिर उस साफ की गई वनस्पति को जलाया जाता है। अब सुनने में विनाशकारी लगता है, आग लगाना, जलाना। हाँ, पर इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। जलाने से जो राख बनती है वो मिट्टी के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक उर्वरक, अ नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। अच्छा, तो ये खाद का काम करती है। बिल्कुल, ये मिट्टी में पोटैश और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स डालती है। इसके बाद उस राख युक्त मिट्टी में मिक्स्ड क्रॉप्स बोई जाती हैं। मिक्स्ड क्रॉप्स मतलब एक साथ कई फसलें? हाँ, अनाज, दालें, सब्जियां, सब एक साथ। दिस इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर। इसके 2 फायदे हैं। एक, ये मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखता है, और दूसरा, ये कीड़ों के हमलों का खतरा कम करता है। राइट, मोनोकल्चर में ये खतरा ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो उस जमीन पर सिर्फ कुछ सालों तक ही खेती करते हैं। हमेशा के लिए नहीं? नहीं, 1 या 2 फसल चक्र के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है तो वो उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं और दूसरे पैच पर चले जाते हैं। और उस छोड़ी हुई जमीन का क्या होता है? उसे फॉलो पीरियड दिया जाता है। मतलब उसे आराम करने दिया जाता है। हाँ, और ये फॉलो पीरियड 10 से 20 साल तक का हो सकता है। 20 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, और इस फॉलो पीरियड में प्रकृति अपना काम करती है। जंगल धीरे धीरे उस पैच पर वापस उगना शुरू हो जाता है, जमीन खुद को रीजनरेट करती है, अपनी खोई हुई ताकत वापस पाती है। और फिर ये चक्र चलता रहता है। चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये बिना सोचे समझे किया गया विनाश नहीं है। इट्स अ रोटेशनल सिस्टम डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी।
ये एक ऐसा चक्र है जो जंगल के साथ मिलकर काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। प्रिसाइसली। तो मतलब जिसे कॉलोनियल माइंडसेट ने प्रिमिटिव और पिछड़ा कहकर खारिज कर दिया, वो असल में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का एक सदियों पुराना मॉडल है। बिल्कुल, एक ऐसा आइडिया जिसे आज मॉडर्न साइंस दोबारा खोज रहा है। ये स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। ये प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका है, प्रकृति को जीतने का नहीं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक आलोचक, क्रिटिक, यह तर्क दे सकता है कि आज की दुनिया में जहां जनसंख्या का घनत्व इतना ज्यादा है, क्या एक ऐसी प्रणाली व्यवहारिक है जिसमें जमीन को 20 साल के लिए खाली छोड़ना पड़े? ये एक बहुत ही वैध और महत्वपूर्ण सवाल है, एंड इट्स अ फेयर क्वेश्चन। इसका जवाब सीधा नहीं है। आज कई जगहों पर जनसंख्या के दबाव के कारण अ ग्रेट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये फैलो पीरियड 20 साल से घटकर 3-4 साल रह गया है। तो जमीन को रीजेनरेट होने का पूरा समय नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, और इससे ये प्रणाली अनसस्टेनेबल हो रही है। तो ये ज्ञान प्रणाली अपने मूल रूप में शायद हर जगह लागू ना हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे कुछ सीख नहीं सकते। क्या सीख सकते हैं? हम इससे पॉलीकल्चर का सिद्धांत सीख सकते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सीख सकते हैं, और सबसे बढ़कर प्रकृति को एक चक्र के रूप में देखने का नजरिया सीख सकते हैं। द लेसन इज इन द फिलॉसफी, नॉट जस्ट द एग्जैक्ट प्रैक्टिस। सही कहा। अब हम चलते हैं भारत में पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान की जो व्यापक अवधारणा है उसकी ओर। सेक्शन 6.4 ट्रेडिशनल एनवायरमेंटल नॉलेज, यानी TEK। यस, भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है और TEK इसका एक अभिन्न अंग है। पाठ्यपुस्तक इस बात पर जोर देती है कि भारत में TEK पीढ़ियों के अनुभव, विश्वास और प्रथाओं का परिणाम है। ये स्थिर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इट्स अ लिविंग, इवॉल्विंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ये समय के साथ बदलता और अडेप्ट होता रहता है। चलिए भारत की कुछ प्रमुख पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को देखते हैं जिनका जिक्र किया गया है। पहला है आयुर्वेद। आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज नहीं है, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। इट्स अ होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम। होलिस्टिक पर मतलब वे जो सिर्फ बीमारी के लक्षणों पर नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति पर ध्यान देता है। हाँ, उसके मन, शरीर और आत्मा तीनों पर। आयुर्वेद मानता है कि स्वास्थ्य प्रकृति के साथ संतुलन, विद बैलेंस में रहने से आता है। और इसका ज्ञान हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर आधारित है। बिल्कुल, जिसे बाद में चरक संहिता जैसे ग्रंथों में संहिताबद्ध या कोडिफाइड किया गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण है योग। आज ये एक वैश्विक घटना है, अ ग्लोबल फिनोमिनन, लेकिन इसे अक्सर सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम के रूप में देखा जाता है। बट इट्स रूट्स आर मच डीपर। योग मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य पर केंद्रित है। इट्स अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल विद द कॉस्मोस। इसका कोई पर्यावरणीय पहलू भी है? जरूर है। प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बिठाना, आत्मनियंत्रण और नॉन हार्म यानी अहिंसा। और ये अहिंसा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। नहीं, ये पूरी प्रकृति के लिए है, सभी जीवित प्राणियों के लिए है। और तीसरा है वास्तुशास्त्र। मैं हमेशा सोचती थी कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का पर्यावरण ज्ञान से क्या लेना देना है। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। वास्तुशास्त्र, वास्तुकला और द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर जोर देता है। ये कैसे? ये बताता है कि घर या इमारत को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि वो प्राकृतिक तत्वों, सूर्य की रोशनी, हवा का बहाव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ हार्मोनियस हो। सो इसका लक्ष्य सिर्फ एक फंक्शनल स्पेस बनाना नहीं है? नहीं, इसका लक्ष्य ऐसे स्थान बनाना है जो रहने वालों की भलाई, वेलबींग को बढ़ावा दें। ये आधुनिक ग्रीन आर्किटेक्चर का एक प्राचीन रूप है। पाठ्यपुस्तक में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों के साथ गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान जैसी अन्य प्रणालियों का भी उल्लेख है। यहाँ जो बात सबसे अलग दिखती है वो है इस ज्ञान की विविधता और गहराई। यह दिखाता है कि भारत में ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं था, बल्कि अत्यधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक भी था। ये प्रणालियां संतुलन और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित थीं। बिल्कुल, ये भौतिक दुनिया के साथ एक गहरी सहभागिता, अ डीप एंगेजमेंट को दर्शाती हैं। अब इसी TOK का एक और रूप है ओरल एनवायरमेंटल नॉलेज, मौखिक पर्यावरणीय ज्ञान।
यह वह ज्ञान है जो लिखा नहीं गया है। यस, इसकी जड़ें बहुत प्राचीन हैं, जो आदिवासी समाजों और शुरुआती सभ्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ ज्ञान किताबों के माध्यम से ट्रांसफर नहीं होता था। नहीं, ज्ञान कहानियों, लोक कथाओं, अनुष्ठानों और स्वदेशी भाषाओं के माध्यम से हस्तांतरित होता था। बड़े बुजुर्ग चलते फिरते पुस्तकालय थे, वॉकिंग लाइब्रेरीज, ये बहुत खूबसूरत विचार है। जो युवा पीढ़ी को अपना सारा ज्ञान देते थे। तो इस मौखिक ज्ञान के मुख्य विषय क्या थे? पाठ्य पुस्तक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण पर प्रकाश डालती है। स्वदेशी समुदायों के पास स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, फ्लोरा एंड फौना का अविश्वसनीय रूप से विस्तृत ज्ञान होता था। मतलब वे जानते हैं कि कौन से पौधे औषधीय हैं, कौन से खाने योग्य हैं, कौन से निर्माण सामग्री के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे विभिन्न जानवरों की पारिस्थितिक भूमिकाओं और उनके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। ये ज्ञान अमूर्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उनके दैनिक जीवन और अस्तित्व दे सर्वाइवल में बुना हुआ है। मैं एक बार नागालैंड के एक समुदाय के एक बुजुर्ग से मिली थी। जब मैंने उनसे झूम खेती के फॉलो पीरियड के बारे में पूछा, तो उन्होंने उसे फैलो पीरियड नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम जमीन को फिर से सोने और सपने देखने देते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड प्रोफाउंड वे टू पुट इट। उस एक वाक्य ने मुझे विश्व दृष्टि, अ वर्ल्ड व्यू के पूरे अंतर को समझा दिया। ये एकदम सही उदाहरण है। ये दिखाता है कि उनके लिए जमीन एक संसाधन, अ रिसोर्स नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता, अ लिविंग एंटिटी है। बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में, जैसा कि पाठ्यपुस्तक बताती है, इस मौखिक ज्ञान को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, खतरे बहुत वास्तविक हैं। शहरीकरण और वैश्वीकरण, ये युवा पीढ़ियों को उनकी पारंपरिक जड़ों से दूर खींच रहे हैं। और स्वदेशी भाषाएं जो इस ज्ञान की वाहक हैं, वो भी खत्म हो रही हैं। बिल्कुल, द लैंग्वेजेस आर डाइंग। और खनन और बड़े पैमाने पर कृषि जैसी औद्योगिक गतिविधियां उन पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर रही हैं जिन पर यह ज्ञान आधारित है। क्या इसे बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? शुक्र है, हाँ, इसे पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। जमीनी स्तर के आंदोलन सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। और रिसर्चर्स भी इसमें मदद कर रहे हैं। हाँ, शोधकर्ता इस ज्ञान को डॉक्यूमेंट करने के लिए समुदायों के साथ सहयोग कर रहे हैं। मौखिक परंपराओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संग्रहित करने के लिए डिजिटल रिपोजिटरीज बनाए जा रहे हैं। तो ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। बिल्कुल, पर लड़ाई जारी है। ये हमें एक क्लासिक बहस पर लाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज वर्सेस मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। पाठ्यपुस्तक इस पर बहुत स्पष्ट है। उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है। तो क्या है? उद्देश्य ये दिखाना है कि दोनों की अपनी अपनी जगह है। आधुनिक विज्ञान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हमें पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की गहरी डेटा संचालित समझ देता है। हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी और डीएनए एनालिसिस जैसी तकनीक हैं जो पारंपरिक प्रणालियों के पास नहीं थी। तो निष्कर्ष क्या है? दोनों में से बेहतर कौन है? सवाल कौन बेहतर है का नहीं है, निष्कर्ष है सिनर्जी, यानी तालमेल। अच्छा, दोनों प्रणालियों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। टीईके समग्र है, दीर्घकालिक है और स्थानीय संदर्भ में गहराई से निहित है। और आधुनिक विज्ञान? आधुनिक विज्ञान विश्लेषणात्मक है, सार्वभौमिक है और तकनीकी रूप से उन्नत है। तो आगे का रास्ता ये देखना है कि वे एक दूसरे के पूरक, अ कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हमें ज्ञान के बीच की खाई को पाटना होगा, ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। उदाहरण के लिए, एक जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक उस स्थानीय स्वदेशी समुदाय से बात करके अमूल्य अंतर्दृष्टि, इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकता है जो सदियों से वहां रह रहा है। ठीक है, तो मौखिक और पारंपरिक ज्ञान से चलिए एक ज्यादा संरचित रूप की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 6.5 प्राचीन विश्व के संगठित ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में बात करता है। ये पूरी तरह से मौखिक परंपराओं से संहिताबद्ध, कोडिफाइड और संगठित प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण संक्रमण है। कोडिफाइड का मतलब है जिसे लिखकर नियमों के साथ व्यवस्थित कर दिया गया हो। बिल्कुल, पाठ्यपुस्तक एक स्पष्ट उदाहरण देती है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ जैसे चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। तो ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खों का संग्रह नहीं है, ये व्यवस्थित ग्रंथ है। एग्जैक्टली, ये रैंडम टिप्स का कलेक्शन नहीं है। वे रोगों का वर्गीकरण करते हैं, लक्षणों का वर्णन करते हैं, शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं और निदान और उपचार के सिद्धांत निर्धारित करते हैं। इसी तरह वास्तुशास्त्र पर ग्रंथ या आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के गणितीय कार्य, ये सब ज्ञान की अत्यधिक संगठित तार्किक प्रणालियां हैं। इस कोडिफिकेशन का फायदा क्या हुआ? ये ज्ञान संरक्षण और प्रसार में एक बड़ा कदम था।
ये ज्ञान को अधिक सटीकता के साथ समय और स्थान में यात्रा करने की अनुमति देता है। ओरल ट्रेडिशंस में जानकारी के बदलने का खतरा रहता है, पर लिखित ग्रंथ ज्यादा स्थिर होते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये संगठित ज्ञान सिर्फ थ्योरी के बारे में नहीं था, इसके बहुत ही प्रायोगिक पर्यावरणीय अनुप्रयोग थे। बिल्कुल। भारत में प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों के बारे में सोचिए, जैसे टैंक, नहरें और बावड़ियां। हाँ, उनके निर्माण के लिए इंजीनियरिंग, जल विज्ञान और स्थानीय भूविज्ञान के परिष्कृत ज्ञान, सोफिस्टिकेटेड नॉलेज की आवश्यकता थी। ये कार्रवाई में संगठित ज्ञान था जो सदियों तक परिदृश्य को आकार देता और बड़ी आबादी को बनाए रखता था। और अब हम सेक्शन 6.6 पर पहुंचते हैं, एट द मॉडर्न थ्रेशोल्ड, साइंटिफिक नॉलेज। इस नए चरण को क्या परिभाषित करता है? ये खंड आधुनिक पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजिकल साइंस के उदय पर चर्चा करता है, जैसा कि हम आज जानते हैं। तो इसमें और प्राचीन संगठित ज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है कार्यप्रणाली, अ मेथोडोलॉजी। ये वैज्ञानिक पद्धति द साइंटिफिक मेथड पर बना है। मतलब व्यवस्थित अवलोकन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कठोर डेटा विश्लेषण, रिगरस डेटा एनालिसिस और सहकर्मी समीक्षा, पीयर रिव्यू। तो ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, इसका लक्ष्य ऑब्जेक्टिव ट्रूथ खोजना है जो पर्सनल बायस से मुक्त हो। इसकी ताकत, जैसा कि पाठ्यपुस्तक बताती है, व्यवस्थित डेटा विश्लेषण और तकनीकी प्रगति में है। इसका कोई उदाहरण? यस, आधुनिक विज्ञान के साथ हम एक नदी में एक प्रदूषक की सटीक सांद्रता को माप सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। हाँ, हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के भविष्य के प्रभाव का मॉडल बना सकते हैं, या जीपीएस कॉलर के साथ जानवरों के प्रवास पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। सटीकता और पूर्वानुमान शक्ति का ये स्तर आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन पाठ्यपुस्तक कुछ और की आवश्यकता की ओर भी इशारा करती है। यह शिक्षा और जागरूकता की बात करती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वैज्ञानिक ज्ञान लैबोरेटरियों और अकादमिक पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता, उसे आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। जरूर। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन में पर्यावरणीय ज्ञान को शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता है। और एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सिटीजन सेंट्रिक साइंस, नागरिक केंद्रित विज्ञान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आम नागरिकों को वैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल करना। It's about involving common citizens in the scientific process. ये कैसे हो सकता है? यह उन परियोजनाओं के माध्यम से हो सकता है जहां लोग स्थानीय पक्षियों की आबादी पर डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं या अपने स्थानीय तालाबों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से साइंस को डेमोक्रेटाइज करना हुआ। बिल्कुल। यह विज्ञान को अधिक लोकतांत्रिक, जमीन से अधिक जुड़ा हुआ बनाता है और यह समुदायों को अपने स्वयं के पर्यावरण के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाता है। ये विशेषज्ञ और आम आदमी के बीच की खाई को पाटता है। एग्जैक्टली। तो हमने स्वदेशी मौखिक परंपराओं से लेकर प्राचीन संगठित ग्रंथों तक और अंत में आधुनिक डेटा संचालित विज्ञान तक की यात्रा की है। चलिए इसे एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 6.7 एक सारांश प्रदान करता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम एक महत्वपूर्ण मोड़, एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं। पाठ्यपुस्तक का तर्क है कि पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक समझ दोनों के महत्व को पहचानना अनिवार्य है। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। वे विरोधी ताकतें नहीं हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रिसाइजली। वे हमारी सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों, जैव विविधता का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन को संबोधित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोचेस प्रदान करते हैं। एक एकल दृष्टिकोण अब पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, एक जंगल को बचाने के लिए हमें प्रजातियों की आबादी पर वैज्ञानिक डेटा, जो आधुनिक विज्ञान से आता है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन हमें जंगल के पवित्र उपवनों, सेक्रेड ग्रोव्स और स्थायी कटाई प्रथाओं पर स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान यानी TEK की भी आवश्यकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? What's the way forward? पाठ्यपुस्तक 2 प्रमुख कदम सुझाती हैं। पहला, इन ज्ञान प्रणालियों के बीच सेतु बनाना, बिल्डिंग ब्रिजेस बिटवीन दीज नॉलेज सिस्टम्स। इसका मतलब है वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और स्वदेशी समुदायों के बीच संवाद और सहयोग के लिए मंच बनाना। हाँ, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे का सम्मान करना। और दूसरा कदम, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये क्यों जरूरी है? ये समुदाय अक्सर अमूल्य पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक,
कस्टोडियंस होते हैं, लेकिन उनकी आवाज को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उन्हें सशक्त बनाने का मतलब है उनके अधिकारों का सम्मान करना, उनके ज्ञान को महत्व देना और उन्हें उन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में शामिल करना जो उनके पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां मानवता प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य से रहे। अ फ्यूचर वेयर ह्यूमैनिटी लिव्स इन हार्मनी विद नेचर। ऐसा भविष्य जो न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि आने वाली सभी पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारी सभी ज्ञान प्रणालियों के सर्वोच्चतम के संश्लेषण, सिंथेसिस की आवश्यकता है। अतीत का ज्ञान और वर्तमान के नवाचार। एक बहुत ही शक्तिशाली और आशावादी दृष्टि, और मेरे ख्याल से यही आशावादी दृष्टि है जिसे एस्पिरेंट्स को अपने उत्तरों में लाना होगा। बिल्कुल। और इसमें मदद करने के लिए यूनिट कुछ बेहतरीन अभ्यास प्रदान करती है जो इस एकीकृत समझ का परीक्षण करते हैं। हाँ, सेक्शन 6.8 में 5 प्रश्न हैं। यस। हर एक को पढ़ने के बजाय चलिए देखते हैं कि वो किस तरह के विचार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। मूल रूप से ये प्रश्न आपको मुख्य बहस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। परंपरागत और आधुनिक प्रणालियों की तुलना करना, उनके मतभेदों और समानताओं को समझना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की पर्यावरणीय चिंताओं के लिए TEK से क्या व्यवहारिक सबक सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। वे आपको संगठित ज्ञान और ज्ञान प्रणाली जैसी अवधारणाओं को अपने शब्दों में परिभाषित करने के लिए भी कहते हैं। तो ये वास्तव में यूनिट के सार को कवर करते हैं। ये सिर्फ रटने वाले सवाल नहीं हैं, ये एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। और जो अभ्यर्थी इस विषय में और गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए यूनिट आगे पढ़ने की भी सिफारिश करती है। यस, सेक्शन 6.9 एक प्रमुख संदर्भ प्रदान करता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स वॉल्यूम 1 नामक एक पुस्तक, जिसे कपिल कपूर और अवधेश कुमार सिंह द्वारा संपादित किया गया है। हाँ, और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह इस विषय की गहराई और चौड़ाई को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन होगा। शानदार। ये ज्ञान की परिभाषा से लेकर हमारे समय के सबसे बड़े संकटों को हल करने में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग तक एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध यात्रा रही है। ये वास्तव में इस बारे में सोचने का तरीका बदल देता है कि ज्ञानी होने का क्या मतलब है। बिल्कुल। और जैसा कि हम समाप्त करते हैं, ये हमें विचार करने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। बताइए। हमने आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के बीच सेतु बनाने के बारे में बहुत बात की है। बट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर फंडामेंटल वर्ल्ड व्यूज कोलाइड? ये एक बहुत गहरा सवाल है। आधुनिक विज्ञान अधिकांशतः प्रकृति को एक संसाधन के रूप में देखता है जिसे मानव लाभ के लिए प्रबंधित, अध्ययन और अनुकूलित किया जाना है ना? हाँ, रिसोर्स टू बी मैनेज्ड। दूसरी ओर कई पारंपरिक प्रणालियां प्रकृति को एक पवित्र जीवित इकाई के रूप में देखती हैं जिसका सम्मान किया जाना है और जिसके साथ सहअस्तित्व में रहना है। तो क्या इस मौलिक दार्शनिक विभाजन को पहले संबोधित किए बिना एक सच्चा पुल बनाया जा सकता है? यही सवाल है। क्या ये एकीकरण के बारे में है या ये पूरी तरह से जानने का एक नया तरीका खोजने के बारे में है? आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।